हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो जैसा कि जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है कि हम हर वीकेंड को क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। किसके? तो प्रीलिम्स में। तो ये चीज़ आपको पता है कि हमारी वीडियो भी इसी पैटर्न में चल रही है कि वीकेंड को हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू वाले जो भी प्रीलिम्स में पूछे गए एज ए टेस्ट की तरीके से, ताकि हमें एक आइडिया मिलता रहे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस किस टॉपिक से किस तरीके से निकाल करके पूछे जा रहे हैं, और हमें ये पता कर सके कि किस टॉपिक पे कितना फोकस निकल कर, यानी कि हमें कितना फोकस देना। तो अभी जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहा है वीकेंड का, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हमारा पॉलिटी है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री में हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया था, जो हमारा यूनिट वन था। अभी तो देखो, फिर अगर हम बात करते हैं, अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 कौन सा था? वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड सीरीज था हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड का। तो इसको हमने अभी पेंडिंग में डाल के कौन सा स्टार्ट किया था? पंचायती राज वाला, यानी कि जो हमारा सीरीज तीसरा था पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। तो पंचायती राज तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आज हम पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। देखिए, पंचायती राज वाला सीरीज स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लास 6 में एनसीईआरटी में, क्लास 6 की ही एनसीईआरटी में, और जो हमारा एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका हमने चैप्टर 38 डिस्कस किया था, जो कि था हमारा पंचायती राज। तो इसीलिए मैंने जो हमारा सेकंड था गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पेंडिंग में डाल के जो हमारा थर्ड वाला सीरीज था उसको स्टार्ट किया था। तो आज हम इसके 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट संडे हम 8-9 क्वेश्चंस जो बचे जाएंगे उसको हम लेक्चर 4 में डिस्कस कर लेंगे। तब स्टार्ट कर देंगे हम अपना लेक्चर, जो इसका सीरीज 2 है, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन एंड अवर्ड। जब हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम जुडिशरी एंड लीगल राइट और जो भी उसकी इशू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, जो कि होगा हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोन की बुक कवर कर सकते हो, और क्लास 11 एंड क्लास 12 की जो जियोग्राफी बुक है एनसीईआरटी की, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी, फिर हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसके लिए आप क्लास 9th की जियोग्राफी, क्लास 10th की जियोग्राफी पढ़ सकते हो। अगर आपको बेसिक स्टैंडर्ड सम क्लियर करना है इंडियन जियोग्राफी के रिगार्डिंग में, तो ये दोनों क्लास के एनसीईआरटी कर सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड में जो आप फॉलो करो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर, ये 4 सीरीज हमारी जियोग्राफी की भी रहेगी। हम ये भी स्टार्ट करेंगे जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। जब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। ये चीज याद रखिएगा, सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। इसमें हमारा 5 सीरीज चलेगा। पहला चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश की जो अर्थशास्त्र उसका स्ट्रक्चर्स कैसा और डेमोग्राफिक्स कैसा है। फिर हम प्रॉपर्टी प्लानिंग, जिसमें हम प्लानिंग कमीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो हमने जो हमने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से या रसिया से इंस्पायर होकर के अपनी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशंस रखा था, जो अभी तक टोटल 12 प्लानिंग कमीशंस रही थी, उसको फिर प्लानिंग कमीशंस को रिप्लेस करके क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। फिर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। अब देखिए, ये जो एग्रीकल्चर्स वाला जो पार्ट है ये आपका जियोग्राफी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें हम मेनली इन्वायरमेंट भी हमारा इंक्लूड रहेगा, मॉनसून सेशन, या जो भी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में अगर हम बात करते हैं ये रहा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, किस रीजन्स में कौन सा एग्रीकल्चर है, सॉइल्स, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन यही एग्रीकल्चर जब हम इकोनॉमिक में पढ़ेंगे तो हमारी कंट्रीज में क्या रोल प्ले रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि
लोगों को एम्प्लॉयज देता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे हमारी जो थर्ड सेक्टर है जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं हमारी इकोनॉमिक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना CSAT, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है। तो वीकेंड की जो हमारी वीडियो सीरीज है वो इसी पैटर्न पे चल रही है अभी, और आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य क्या है। CACP का मेन उद्देश्य बताना है, मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने 2022 या 2023 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया होगा, तो वहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो हमारा एलिमिनेशन मेथड वाला जो ऑप्शन था उसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चेंज करके क्या कर दिया, पेयर्स वाला कर दिया है। तो आप इसको पेयर्स में भी आंसर दे सकते हो, जैसे कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली 1 पेयर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। अब आप इसके अकॉर्डिंग में आंसर बता सकते हो और इसके अकॉर्डिंग में भी आंसर बता सकते हो। मैं रेफर करूंगा कि आप न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर बताएं, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एग्ज़ाम दो, जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील करो न्यू पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यानी कि पहला स्टेटमेंट कहता है या पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि जितने भी जो एग्रीकल्चर के प्राइस है उसको क्या करना, स्टेबल करना, स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर कर देना। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंश्योर करना जो भी मीनिंगफुल रियल इनकम है फार्मर्स के, यानी कि किसानों को सार्थक वास्तविक आय स्तर सुनिश्चित करना। तीसरा कहता है कि प्रोटेक्ट करना, यानी कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंटियल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एक्ट, यानी कि रीजनेबल रेट थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसे हम हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं, के माध्यम से ये आवश्यक कृषि जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी कृषि वस्तुएं हैं उचित दर यानी कि एक रीजनेबल रेट पर क्या करना, उपलब्ध करवाना। और जितनी भी जो कंज्यूमर है यानी कि जो उपभोक्ता है उनके हित की रक्षा करना इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया है तीसरे स्टेटमेंट में। और चौथा है ये इंश्योर करना मैक्सिमम प्राइस फॉर फार्मर, यानी कि जितनी भी जो कृषि हैं उनको अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना। ये 4 क्या है ऑब्जेक्टिव बताया गया। अब इनमें से बताना है कि कितने ऑब्जेक्टिव करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा, आप फ्रेंड्स राइट आंसर देखने से पहले एक बार आप खुद का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, या अगर आप पेन या कॉपी लेके सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप पहले अपना आंसर देखें या अपना आंसर टिक करें, उसके बाद आप आंसर देखें, ताकि जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है या नहीं। एज अ टेस्ट की तरह आपको ये वीडियो सॉल्व करनी है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव सही है बट चौथा गलत है। और अगर हम पेयर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे सिर्फ 3 पेयर सही है, चौथा गलत है। अब देखिए चौथा क्यों गलत है, इसमें इंश्योर करना नहीं था। यहाँ पे जो मेन बात है कि इंश्योर करना यानी कि फिक्स कर देना वो नहीं था, बस एक वर्ड गलत होने की वजह से क्या है ये पूरा ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था MSP का, तो इस पॉलिसी के अंदर में क्या था, जो भी प्रोडक्ट है उसको बैलेंस करना था उसको क्या करना, बैलेंस करना और इंटीग्रेट करना, उसको क्या करना था, बैलेंस करना था जो भी स्ट्रक्चर है किसके, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, ना कि उसको इंश्योर करना। तो इसीलिए जो हमारा चौथा स्टेटमेंट था ऑब्जेक्टिव का वो क्या था, गलत था। तो राइट आंसर क्या निकल करके आएगा इसका, न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए
ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, एलिमिनेशंस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए, और अगर हम न्यू ऑप्शंस पेयर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें एलिमिनेशंस मेथड कैसे काम कर रहा था। अब मान लीजिए आपको इन 3 स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है, आपने कॉमन सेंस लगा के ये भी पता किया कि इंश्योर तो नहीं हो सकता, तो अगर आपने बस इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि इंश्योर नहीं हो सकता, तो जिसमें 4 स्टेटमेंट था, 4 ऑप्शन था, वो क्या हो जाता आपका, एलिमिनेट हो जाता, यानी कि कट जाता। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या निकल गया था, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम ओल्ड ऑप्शंस में क्या करते थे, एलिमिनेशंस मेथड यूज करते थे। तो इस बार सिविल सर्विस ने 2 साल से एलिमिनेशंस मेथड को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, बट कम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि आपके पास 4 स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में। अब आपको ये बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सिर्फ यहाँ नहीं, इस एग्जामिनेशन सॉल्व में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये जरूर चेक करें क्वेश्चंस में पूछा क्या है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में फ्लो में करेक्ट पूछ करके इनकरेक्ट पूछ लेता है, तो जिसमें हम करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड को इग्नोर करके स्टेटमेंट पे हम जब पढ़ते हैं तो हम उसमें कई बार क्या होता है सही पे टिक लगा देते हैं, जबकि उसमें पूछा होता है इनकरेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जब 2 नंबर भी आगे पीछे हो जाते हैं तो आपकी रैंक ऊपर नीचे बदल सकती है पूरी तरीके से, 1 नंबर के लिए आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो जो छोटी छोटी चीजें, जैसे क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना, क्वेश्चंस करेक्ट में पूछ रहा है, इनकरेक्ट में पूछ रहा है, पेयर्स में पूछ रहा है, एलिमिनेशंस मेथड में पूछ रहा है, तो इन सब चीज का जरूर ध्यान रखें। देखिए अगला जो क्वेश्चन है जो उसमें मैंने बताया, आपको ये बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है वो बताना है। यहाँ पे भी हम एक और मेथड ले लेते हैं, न्यू वाला मेथड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली 1 पेयर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट कहा गया, पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसके ह्यूमन राइट यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में, इसमें कहा गया है कि इसके जो चेयरमैन हैं वो क्या होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्रमुख चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर्ड पर्सन होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि ये आपको हर एक स्टेट का अपना खुद का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हर एक स्टेट का, जैसे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट देश का एक ही है, बट हाई कोर्ट आपको हर एक स्टेट का अपना पर्सनल हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से ये आप बात करते हो, यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे क्या है, एक एग्जाम क्वालिफाई करता है और हर एक स्टेट का अपना क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो उसी तरीके से यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल का होता है, यानी कि अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हर एक स्टेट का आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखने को मिलेगा। तीसरा कहता है कि इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, यानी कि इसकी जो शक्तियां हैं प्रकृति केवल क्या है, अनुशात्मक है। फिर आपका चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज अ मैंडेटरी, यानी कि आयोग में सदस्य के रूप में क्या है, किसी महिला को नियुक्त करना क्या है, अनिवार्य होगा। अब इन 4 स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या पेयर्स में बता सकते हो कि कौन सा पेयर्स इसमें करेक्ट है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो जहाँ पे चीफ जस्टिस आ गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, अब हर स्टेट का तो अपना चीफ जस्टिस नहीं होता है, तो इस हिसाब से अगर हम इतनी सी कॉमन सेंस लगा के समझते हैं कि हमारा हर स्टेट पे हमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखने को नहीं मिलता, तो जिसमें ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि हमारा पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, और अगर हम पेयर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। अब देखिए सॉरी हाँ, एलिमिनेशन के मेथड से डी, और अगर हम पेयर्स के कंपेयर में पेयर्स के मेथड में बात करें तो सी।
तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को, डी देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए हर स्टेट का आपको आप यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, चौथा स्टेटमेंट हमारा इसीलिए करेक्ट बन जाता है क्योंकि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन के बारे में देखें तो उसमें वोमेन भी हमें देखने को मिलती हैं इसकी मेंबर्स के फॉर्म में, तो इसीलिए हमारा चौथा स्टेटमेंट क्या बन जाता है, करेक्ट बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस साइड में आपको एक्ट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि या ऐसा कौन सा कानून है जो हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शंस की बात नहीं करता है, डील नहीं करता है, यानी कि नॉट डील विद द प्रोटेक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था। आपके पास ए है द वाटर केस एक्ट 1977, ऑप्शन बी है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ऑप्शन सी है द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और ऑप्शन डी है द पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1997। अब इन चारों ऑप्शंस में से बताना ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शंस के बारे में बात नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। देखिए अगर हम बात करते हैं द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के बारे में, तो ये एक्ट क्या कहता है। अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो देखिए वाटर केस एक्ट तो बात करता है किसके बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शंस के बारे में। देखिए जो हमारा जल उपकर अधिनियम एक्ट 1977 था, वो क्या करता है, जो केंद्र बोर्ड और राज्य बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से ये कुछ उद्योग और जो अस्थायी अधिकारियों के द्वारा क्या ये उपयोग किए जाने वाले जो भी पानी है कि उपकर लगाए गए एकत्रित करने या प्रावधान करता है, जिसमें हम किस तरीके से वाटर को पॉल्यूशन होने से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए वाटर भी क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्सेस है या और वो भी हमारी किस में आता है, इन्वायरमेंट में भी आता है। तो इसीलिए किस हमें ये यानी कि प्रोटेक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर में दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 की, ये क्या प्रोवाइड कराता है कि जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है इसका मेन पर्पस क्या है कि किसी भी अगर हम रासायनिक या केमिकली की बात करते हैं उस टाइम यानी कि किसी भी केमिकली इन्फेक्टेड पर्सन्स को क्या है तुरंत रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये एक्ट बनाया गया। यानी कि देखिए जो भी हमारा जाकर हम हिंदी में बात करते हैं द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जिसे हम सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 भी कहते हैं, किसी भी खतरनाक जो हमारा पदार्थ है उसको संभालते समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना होता है, उससे वो इम्पैक्टेड होता है, तो उसको तुरंत रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये अधिनियम, ये जो एक्ट है वो बनाया गया था। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी था वो करेक्ट आंसर नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक साइड में आपके पास इंस्टीट्यूशंस का नाम है और दूसरे साइड है रिपोर्ट का नाम। अब इनमें से बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। ए है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, 1 हो जाएगा आपका रिपोर्ट ऑन करेंसी। बी है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा हो जाएगा इकोनॉमिक। सी है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फोर्थ हो जाएगा नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। यानी कि इस साइड पे जो इंस्टीट्यूशंस है और इस साइड पे क्या है, रिपोर्ट्स है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा कोर्स करेक्टली मैच है, यानी कि लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब देखिए एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। बी का 4 से यानी कि जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा क्या है, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स रिपोर्ट पेश किया जाता है यानी कि पब्लिश किया जाता है। तीसरा है हमारे पास आरबीआई यानी कि जो सी है, सी का है 1 से यानी कि आरबीआई के द्वारा क्या है, जो भी रिपोर्ट ऑन करेंसी है वो पब्लिश की जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा क्या है, इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है।
तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है इसमें से कि जो रेलवे जोन है हमारा के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ये सोचेंगे कि अगर हम रेलवे जोन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा ही क्या किया जाता है, समिति का गठन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा। अब देखिए अगर इसका हम मेन पर्पस की बात करते हैं इस कमेटी का, वो क्या है, प्रोवाइड कराना एक ऐसा फॉर्म है, यानी कि एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराना है जहां पे हम इनफॉर्मल डिस्कशंस कर सकते हैं, किसमें, गवर्नमेंट एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री, किसकी रिगार्डिंग पे, जो भी पॉलिसीज है या जो भी प्रोग्राम्स हैं, और गवर्नमेंट एंड द मैनर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशंस, यानी कि किस तरीके से उसको क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको प्रोवाइड कराने के लिए क्या करता है, एक फोरम यानी कि एक मंच प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस क्या करती है, कई बार करेक्ट पूछ के बीच में एक इनकरेक्ट का क्वेश्चन डाल देती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है अ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज द ऑटोनॉमस क्वाजी जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब क्या इसका कि देखिए क्वेश्चंस में ये पहला स्टेटमेंट जो कहता है वो ये कहता है कि भारतीय प्रेस परिषद है संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त अर्ध जो निकाय यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रोवाइड्स extraditions to media persons so as I have to easy access to information from government sources, यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो मीडिया कर्मियों को एक मान्यता प्रदान करता है ताकि सरकारी स्रोतों से जानकारी तक वो आसानी से पहुंच सके। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अमंग ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र पब्लिशेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि हमारे देश में जितने भी जो स्टेट हैं उनमें से महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा नंबर पे क्या है, न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। और चौथा स्टेटमेंट कहता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द कंट्री, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ जो इंडिया है देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। अब बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा प्रेस जो पब्लिश किए जाते हैं नंबर ऑफ न्यूज़पेपर में, तो वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में किया जाता है, मध्य प्रदेश। तो इसीलिए जो हमारा जो ये तीसरा स्टेटमेंट था ऑप्शन सी वाला वो क्या बन जाता है, इनकरेक्ट, यानी कि करेक्ट नहीं है। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 2004 में पूछा गया था। आपको बताना है इंडियन पब्लिक फाइनेंस के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट अब करेक्ट है। देखिए यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, थोड़ी देर पहले करेक्ट पूछ के एक इनकरेक्ट पूछ लिया फिर करेक्ट पूछ लिया। पहला स्टेटमेंट कहता है, इसको भी आप पेयर में कर सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली वन पेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर्स, ऑप्शन सी आ जाएगा ऑल पेयर्स और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। मतलब इनमें से कोई सा भी पेयर करेक्ट नहीं है। तो पहला है कि जो हमारा डिसब्यूसमेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि देखिए पहला स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि जो भारत की जो भी सार्वजनिक खाते हैं पब्लिक अकाउंट है के लिए क्या है, वोट ऑफ पार्लियामेंट के अधीन रखा गया है, के अंडर में रखा गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड कराता है किसके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्सुलेटेड फंड, यानी कि जो कॉन्सुलेटेड फंड है वो इस्टेब्लिश कराने की जो प्रोविंस है हमें कहाँ,
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। और इसी में आगे ये भी कहा गया कि जो पब्लिक अकाउंट है एंड जो फिर बात करते हैं जो हमारा कंटीजेंसी फंड है वो हर एक स्टेट का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हमारे संविधान के द्वारा प्रोवाइड कराई यानी कि प्रोवाइड कराने की बात रखी गई है कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और जो हमारा कॉन्टीजेंसी फंड है हर एक स्टेट का, उसके बारे में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अपन यानी कि अप्रोप्रिएशंस एंड यानी कि डिस्ब्यूर्समेंट अंडर किसके आता है, रेलवे बजट के। और अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, सेम फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल एंड अदर अप्रोप्रिएशंस एंड डिस्ब्यूर्समेंट, यानी कि रेलवे बजट के तहत जो भी हमारा विनियोजन है और जो संवितरण है, अन्य विनियमों और संवितरण के तहत ही क्या है, संसद द्वारा इसको यानी कि पार्लियामेंट के अंडर में से रखा गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3 और ऑप्शन डी है 1 to 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये रहा फ्रेंड, देखिए ऑप्शन बी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, उसको देख लेना। ये रहा हमारा ऑप्शन बी, तो ये रहा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ दूसरा ही दो पेयर ही करेक्ट है। अब देखिए पहला क्यों हमारा इनकरेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड कराने की बात रखी गई है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट अंडर आर्टिकल 226। और अगर हम कॉन्टीजेंसी फंड की बात करते हैं जो हर एक स्टेट का है, वो किसके अंडर में आता है, तो 267 कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल के अंडर में आता है। फिर देखिए वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिस्ब्यूर्समेंट फ्रॉम जो पब्लिक अकाउंट इंडेक्स के हैं, वो किसी भी पार्लियामेंट के वोट के अंदर में नहीं आता है। इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो क्या था, गलत था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2004 में पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो 1861 में क्या है, इस्टेब्लिश किया गया था। और ये गवर्नमेंट के किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो इसको अटैच रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स के अंदर में। अगर हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो काम है वो क्या है, जितनी भी जो आर्कोलॉजिकल स्टडीज है, आर्कोलॉजिकल स्टडीज करना, और हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी जो आर्कोलॉजिकल साइट हैं उसको क्या करना, प्रिजर्व करना, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये इसका क्या है, मेन काम है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स के अंडर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में इन चारों मिनिस्टर्स के नाम लिखने की 2023 में इन सबके करंट मिनिस्टर कौन है, इन सबके मिनिस्टर के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है आपको एसिस्टेशंस के फॉर्म में और दूसरा है रीजन के फॉर्म में। अब आपको बताना है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि जो सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था 1986 में। मेन पर्पस क्या था कि जो रूरल पीपल्स हैं यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, उनकी लाइफ में और उनकी लाइफ यानी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या करना, इंप्रूव करना। और इसका कारण क्या बताया गया है कि जो रूरल सैनिटाइजेशन सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें जो रूरल सैनिटाइजेशन है वो किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है कि हमारा ऑप्शन यानी कि ए और आर दोनों करेक्ट है, और जो आर है यानी कि जो रीजन है वो एसिस्ट्रेशंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है यानी कि सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारे पास ए और आर यानी कि एसिस्ट्रेशंस और रीजन दोनों सही है, बट जो हमारा रीजन है वो
एसिस्ट्रेशंस की सही एक्सप्लेनेशंस नहीं करता, यानी कि सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है, सॉरी ए सही है बट आर गलत है, और डी कहता है कि एसिस्ट्रेशन सही गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन डी कहता है। अब आपको बता दें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। अब देखिए ऑप्शन सी कैसे, अगर हम बात करते हैं हमारा जो सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च तो 1986 में ही किया गया था, जिसका मेन पर्पस क्या था कि ग्रामीण लोगों को यानी कि भारत के जो रूरल एरिया के जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूव करना। बट अगर हम बात करते हैं तो ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं बल्कि ये स्टेट लिस्ट में आता है। इसमें आता है स्टेट लिस्ट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिलता है। पहला होता है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है हमारा कंकरेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ स्टेट लिस्ट के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों के द्वारा ही क्या है कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे एजुकेशन है वो हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है, हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है और डिफेंस हमारा यूनियन लिस्ट में आता है। ये एक एग्जांपल था जिससे आप समझ सकते हो। तो इसलिए जिसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि देखिए अगर हम रूरल सैनिटाइजेशन की बात करते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का आता है किसके अंदर में, स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। देखिए अगर हम पर्सनल एंड फूड हाइजीन की बात करते हैं जो मेजर कॉजेस है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को शुद्ध खाना यानी कि फूड हाइजीन वाला खाना ना दिया जाए तो क्या होता है, कई डिजीज के कारण भी बनते हैं किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो रूरल यानी कि सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, 1986 में लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस डिस्कशन है वो भी आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। टेक केयर, बाय बाय।